बच्चा पार्टी, क्या हाल है बच्चा पार्टी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पता है कि एमडीसी का जो पेपर है वो सेमेस्टर 1 हो, चाहे आपका सेमेस्टर 2 हो, चाहे आपका सेमेस्टर 3 हो, बीबीएम की यूनिवर्सिटी के लिए तीनों सेम होना है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो तीनों सेमेस्टर्स के लिए एमडीसी पेपर सेम है, चाहे वॉट एवर यू हैव योर चैप्टर्स विल बी वॉट एवर योर सब्जेक्ट यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपका टॉपिक सब कुछ सेम है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, बेसिकली ये वीडियो जिनका एग्जाम कल है एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहते हैं। ठीक है, हमको पता है वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, बिलीव कीजिए। हम पीडीएफ शाम में ही डाल दिए हैं ग्रुप में, शाम में नहीं कहेंगे, 8, 9, 10 बजे के बीच के पहले ही डाल दिए हैं। इसलिए डाल दिए हैं ताकि बच्चे रिवीजन कर सकें, क्योंकि आज मॉर्निंग से इतना ज़्यादा पीडीएफ हम दिए हैं ना कि एकदम समझ में ही नहीं आ रहा था। लास्ट में ऐसा हुआ ना इवनिंग के टाइम में कि जिसको फिलॉसफी चाहिए था उसको हिस्ट्री दे दिए हैं, और जिसको हिस्ट्री चाहिए था फिलॉसफी, फिर वापस से चेंज करके वापस से फिर उनको दिए। तो ये गड़बड़ हो जाता है, कंटिन्यू मैसेज आ रहा था ना सारा चीज़ का, इस वजह से। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका यूनिट क्या है, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद होने के कगार पे था तब हमारा भारत कैसा था, इंडिपेंडेंट। ठीक है बाकी आप लोग को एक एक चीज़ ऐसे पढ़ने हैं और उसका अर्थ का अनर्थ मत करिएगा। ठीक है, अर्थ को अनर्थ बना दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये हमारे गुरु कहते थे, अर्थ को अनर्थ मत करिए। तो दूसरा क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस समय का बात, और उसको बनाने में क्या क्या बहस हुए, कैसे कैसे कंक्लूजन्स निकले, कैसे कैसे डिस्कशन हुए, वो सारी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। थर्ड है आपका साइलेंट फीचर्स। सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट आपके लिए अगर कोई टॉपिक है तो वो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अगर कोई बच्चा ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लेता है तो ट्रस्ट कीजिए, वैसे तो हर यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ट्रस्ट कीजिए आपको 1 नंबर, 5 नंबर और 50 नंबर आपको इनफ आपके लिए होंगे वो। ठीक है, आपके लिए क्या हो जाएंगे, इनफ होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा। एंड ट्रस्ट कीजिए, लास्ट का जो यूनिट 2 यूनिट बचा है, यूनिट 4 और 5, 6, यहाँ से आपके सिर्फ 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाकी के 3 जो आधा होंगे ना वो इधर से आएंगे। तो बस इतना कहेंगे, 55 प्लस आप इधर से ले लोगे, आराम से ले लोगे। और मुझे पूरा बिलीव है कि जो बाकी के लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं वो बहुत ईजिली बनाओगे आप लोग। ठीक है, माइंड में एग्ज़ाम में कभी भी हार्ड स्टडी सिर्फ मत करिएगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी आपको करना होगा, बिकॉज अगर मेरा एग्जाम अगर 1 से 2 दिन में है तो हम पूरे सिलेबस को कवर अपन लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वी विल सिलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मेरे चैनल को इंपॉर्टेंट के लिए देख रहे हो, ना कि कोर्स के लिए। जिनका एग्जाम कल है वो कोर्स के लिए मेरे सिलेबस चैनल को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दिमाग को यही चीज़ सोच के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। क्लियर, PDF ले लीजिएगा अभी तुरंत व्हाट्सअप मैसेज करके। हम आज जब तक आप लोग PDF मांगोगे तब तक हम जगे हुए हैं। ठीक है, डोंट वरी। अभी कितना बज रहा है, अभी यही कोई 11:24 हो रहा है, हम पूरा जगे हुए हैं। आप PDF कभी भी मांग लो। ठीक है, डोंट वरी, आज के लिए छूट है, बिकॉज वीडियो लेट से मिलेगा आपको। तो ये तो रहा सिलेबस, ये रहा यूनिट 1, इंडियन इकोनॉमी ऑफ द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि आज़ाद होने के समय में, आज़ाद हुआ नहीं है, आज़ाद होने के समय में, मतलब अगर सिंपल ठेठ भाषा में बात करें तो 1950 से पहले। ठीक है, 1950 से। आप कहोगे मैम आप क्या बात कर रही हैं 1950 से पहले, मैम आप भूल रहे हो कि 1947 में ही हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था, आज़ाद हो गया था। बट मैम आपने 1950 क्यों कहा, हमारा देश तो 1947। तो भाई गलती से कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1950 में, सुनिए, 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 1948 के बाद से इस पर डिस्कशन हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो फिर बात होने लगा कि अभी भी अंग्रेज़ से आज़ाद हुए थे ना हम लोग, आज़ाद होने के बाद भी हमारा देश जो है ना गुलामी करता था। अगर कोई गलती करता था तो उसको सेक्शन नहीं मिलते थे। सेक्शन कहने का मतलब SANC
TION, याद रखिएगा ये वर्ड का यूज़ कीजिएगा। आप अगर अपना सेंटेंस लिख रहे हो तो वहाँ पे पनिशमेंट वर्ड यूज़ कम कीजिएगा, वहाँ पे सैंक्शन लगाइएगा। पनिशमेंट सैंक्शन का मतलब ही पनिशमेंट होता है, ठीक है। आपका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफर होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस विल बी पॉलिटिकल साइंस इज व्हाट इंट्रोड्यूस टू आवर नेशनल, बोल सकते हैं कंट्री के बारे में वो दिखाता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, पॉलिटिक्स स्पेशली पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स को दिखाता है, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉलिटिशियल वर्ड्स को यूज़ करने होंगे। क्लियर? मतलब अगर सिंपल भाषा में, एकदम ठेठ भाषा में बात करें तो कानूनी शब्द का कुछ कुछ इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो ये तो रहा भाई कि उस टाइम आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा समय था, वहाँ की जो खेती, एग्रीकल्चर मतलब होता है वहाँ का रहन सहन, खेती बाड़ी, काम धंधा, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे बोल रहा है कि एग्रीकल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खेत खलियान, ये सारी चीज़ें पे क्या असर पड़ता था, कैसा होता था उस टाइम। तो एक हम बात बता देना चाहते हैं, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ाद क्या हुआ था कि पहले लोगों को बहुत कोड़ा ये से मार, लेकिन हमारा देश अब आपस में ही गुलाम हो गया था एक दूसरे का, ठीक है। अब आपस में अंग्रेज से तो हम लोग आज़ाद हो गए थे, बट आपस में ही सारे कास्ट बंटने लगा। कास्ट बंटने के बाद वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तो उन सब चीज़ों के लिए देश पे एक लगाम लगाना ज़रूरी था। उस लगाम को लगाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सुझाव दिया। कि इसके ऊपर एक नियम होने चाहिए, एक कानून होने चाहिए कि अगर एक भी बच्चा भारत का कोई क्राइम करता है तो उसके लिए एक सज़ा होना चाहिए। दैट मीन अगर वो गलत करता है तो उसके लिए एक सज़ा निर्धारित करनी चाहिए ताकि वो इस काम को करने से रोके। अब मान लीजिए दहेज प्रथा अभी भी अपराध है, पहले भी था, 1950 में जब लागू हुआ तो उस समय भी था, आज भी 2024 में उस चीज़ को माना जाता है अपराध, लेकिन फिर भी दहेज लड़की लोग से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है भाई? क्योंकि अब इसको आदमी सोशल वर्क मान लिया है, सोशल वर्क रिवाज मान लिया गया है। इसको क्या मान लिया गया है? रिवाज मान लिया गया है। इसको ऐसा माना गया है कि नहीं भाई हमारी संस्कृति है कि लड़की को दहेज देना है, तो भाई नहीं देंगे तो फिर उसका गुजारा नहीं होगा। तो दैट मीन ये रिवाज हो गया है। अब हम सोशल मीडिया पे ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ये कानून हमारा कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी देख रहे होंगे तो इस चीज़ को गलत वे में मत लीजिएगा। ये रिवाज हो गया है बेसिकली, हम हो चाहे कोई भी लड़की का शादी हो, मेरे में भी दिलाएगा, सब में दिलाएगा, तो ये रिवाज टाइप है। तो एक नियम कानून सबका बन गया। लेकिन अगर इसके प्रति अगर कुछ गलत अवधारणा बनती है, इसके प्रति अगर कुछ गलत होता है, ठीक है, दहेज के कारण अगर किसी लड़की का कुछ गलत किया जाए, उसको पीटा जाए, मारा जाए, तब उसको क्राइम कहा गया है। तब लड़की जाके कंप्लेन करती है तो सारा चीज़ क्लियर रहता है कि वो क्राइम कहलाता है। तो हर चीज़ को गलत वे में यूज़ करें। अगर वैसा क्राइम नहीं होता तो लोग पता चलता कि दहेज के लिए कितने लोगों को मार दिया, सब लड़की लोग भी कितना ये करती। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए किया गया है। तो इसीलिए 1947 के बाद हमारे देश में ये चीज़ को लागू किया गया कि अगर कोई भी भारत का बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए उसको सेंक्शन देना होगा, सेंक्शन उसके लिए लागू करना होगा। तो उसी चीज़ के लिए 1948 के बाद से इस पर बातचीत हुआ, डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन चला कितना 1950 तक चला था, 1950 के जनवरी तक चला, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा संविधान फाइनली साइन हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसमें और भी 243 मेंबर्स थे जिन्होंने इस पे साइन कर दिया, ठीक है। और ये हमारा संविधान लागू हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान अगर कोई है, पूरे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, या फिर इंग्लैंड हो, या फिर नेपाल जो भी हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी देश का संविधान बड़ा है तो वो इंडिया का संविधान बड़ा है, ठीक है। अभी इंडिया का में टोटल 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स हैं, और कितने सेक्शन कितने हैं तो 495 है, और अभी इंक्लूड हो गया है कुछ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, ठीक है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा, अमेरिका से भी बड़ा, हर जगह के नियम कानून सबसे बड़ा माना जाता है भारत को, ठीक है। क्योंकि इसमें 495 ABCD करके भी है, लेकिन स्पेशली 495, और इसमें 12 शेड्यूल है। शेड्यूल कहने का मतलब होता है जैसे कि हमारे पढ़ने लिखने का शेड्यूल होता है ना, हमारे पढ़ने लिखने का शेड्यूल होता है, तो हम लोग उस शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं कि 1 घंटे, ये जो मेरा दिन का टाइम है मॉर्निंग का 8 बजे, 8 से 9 पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो 8 से 9 में हो सके आप हिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, जो आपको पढ़ना है, वॉट एवर यू हैव सिलेक्टेड योर सब्जेक्ट।
जो आप सिलेक्ट करते हो वो आप पढ़ोगे। फिर जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे, हो सके आपका 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप ले लोगे। तो उस 1 घंटे में जितने टॉपिक्स आप कंक्लूड करोगे ना, डेट इज शेड्यूल, ठीक है, वो शेड्यूल हो जाएगा आपका। तो उसी तरीके से 12 शेड्यूल है और वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और टोटल हमारे सेक्शन के टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो 495 आर्टिकल है। और 495 आर्टिकल में टोटल उसमें इंक्लूड किया है 495A, 495B, ऐसे करते करते अब तो पहुंचा दिया गया है 499, 98, 99 भी है, और भी है उसमें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये चीज़ को आपको पता होने चाहिए। तो ये तो रहा कुछ आपके लिए बेसिक, जो हम लोग साइलेंट फीचर्स में आपको जानना था, लेकिन हम अभी बता दिए, ठीक है। साइलेंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं, आपका यूनिट 3 है, वो 3 नहीं 2। तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो? ये किसी राजधानी से किसी चीज़ का लेन देन करना, जैसे कि आप समझते हो ना कि नेपाल हो, भूटान हो, रूस हो। भारत का सबसे जिगरी दोस्त कौन है? तो रूस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कुछ चीज़ का लेन देन करना हो, तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना से भी भारत में माल का सप्लाई होता था, अभी बंद है कि नहीं, इस चीज़ का आइडिया अभी भी होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो देश का सप्लाई होता है ना, तो किसी अलग राजधानी से देश का कोई भी सामान का सप्लाई करना क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्या समझते हैं? अगर आप भारत में कोई चीज़ बन रहा है तो उसको हम लोग सप्लाई करते हैं, मान लीजिए नेपाल में कर रहे हैं, भूटान में कर रहे हैं, कहीं भी करना है, ठीक है। कहीं भी आप कर रहे हो, चाहे वहाँ पे चाइना में कोई चीज़ जल्दी बनता है तो वहाँ से कोई चीज़ यहाँ आ रहा है, देखते होंगे आप, नीचे लिखा होता होगा मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ वहाँ का प्रोडक्ट है, वहाँ से आ रहा है। क्यों आ रहा है? ताकि वहाँ का चीज़ फेमस हो, पैसा हो, देश के बीच में कनेक्शन हो, यही ना रीज़न है जी, यही ना समझते हैं हम लोग, कनेक्शन हो। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना वाला बम देगा तो हम लोग बम लेके बैठ जाएंगे कि अरे बम दे रहा है ना, कितना बढ़िया चीज़ दे रहा है, उसका बम फेमस हो जाएगा। अगर इंडिया बम लेके बैठ जाए तो पता चलता हर घर में बम है और हर घर में ब्लास्ट हो रहा है। समझने वाली बात है ना। तो इंडिया भी वही चीज़ ले रहा है, क्योंकि उसको रिलेशन बनाना है, ना कि रिलेशन बिगाड़ना है। तो वही चीज़ उसको पता है कि कहाँ से उसको रिलेशन करना है, कहाँ से नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपना फीलिंग इसके बारे में आपको बता देना है। समझ में आया? एक्सप्लेन करना है। ब्रीफली कहने का मतलब होता है, ब्रीफली कहने का मतलब होता है आपको थोड़ा सा बड़ा पैरा में एक्सप्लेन करना है, पूरा अच्छे से विस्तार में। अब कंपटीशन फ्रॉम मशीन जितने भी हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखिए, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए और उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन जरूर कर लोगे अगर आपका ये सब चीज़ें कंप्लीट है। नोट्स आप ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का हर एक यूनिट का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको लगता है शॉर्ट नोट्स है, अगर आपको लगता है कि मैम हमको थोड़ा नोट्स दे दीजिए ताकि मैं अपना आंसर देख सकूं या देख सकती हूं, तो भेज दीजिए। आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स दे देते हैं। ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो कोई बात नहीं, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, नोट्स ले लो। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। भगवान का नाम लीजिए, बहुत मस्त एग्जाम जाएगा, ठीक है। जय हिंद।